टमाटर चोर सास बहू। मीनाक्षी नाम की एक गरीब लालची महिला अपनी बहू कोमल के साथ सड़क से पैदल बाजार जा रही थी। तभी मीनाक्षी की नजर अपनी पड़ोसी शीला के घर के बाहर रखे कचरे के बड़े से डस्टबिन पर पड़ती है। कोमल बहू, ये देख, शीला बहन के घर के बाहर कितना महंगा वाला डस्टबिन रखा है। अरे 1000 का तो होगा ही ये। अरे हाँ माँ जी, ये डस्टबिन तो सच में बहुत बड़ा है। बहू, चुरा ले क्या? आसपास कोई है भी नहीं। माँ जी, आप चुपके से वहां जाइए और उस डस्टबिन को उठाकर तेजी से दौड़ते हुए बाजार की ओर जाइए। मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। कोमल शीला के घर के पास जाती है और उस डस्टबिन को अपने हाथ में लेकर तेजी से दौड़ती हुई जाती है और उसके पीछे कोमल भी भागती है। थोड़ी दूर पर जाते ही मीनाक्षी रुक जाती है। बहू, किसी ने देखा तो नहीं? अरे माँ जी, जब चोर आप जैसी हो तो किसी के देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप तो चोरी करने में माहिर हो। चलिए, अब इसे बेच देते हैं। दोनों उस डस्टबिन को एक दुकान में ले जाकर 1000 रुपए में बेच देते हैं। कोमल और मीनाक्षी, ये दोनों सास बहू एक नंबर की चोर हैं। इनका काम केवल गांव में ऐसी ही चोरियां करने का है। मीनाक्षी अपनी बहू कोमल और पति हरीश और बेटे नीलेश के साथ एक छोटे से घर में रहती है। मीनाक्षी और उसके परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। गरीब के साथ साथ मीनाक्षी एक नंबर की लालची भी थी। वो हमेशा से अमीर बनने के सपने देखती थी, इसीलिए वो अपनी बहू के साथ मिलकर गांव में चोरियां करती फिरती है। अब ये बात हरीश और नीलेश को पता नहीं थी कि उनकी पत्नियां चोर हैं। चल बहू, हमारे पास 1000 रुपए तो आ गए। अब हम इन पैसों से सब्जियां और थोड़ा राशन खरीद लेते हैं। दोनों मिलकर मार्केट में आते हैं। तभी मीनाक्षी एक सब्जी वाले कमलेश के पास आती है। अरे भाई, टमाटर कैसे दिए? अरे बहन, टमाटर के दाम मत पूछिए। टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। 200 रुपए किलो हो चुके हैं टमाटर। ये सुनकर मीनाक्षी और कोमल के होश उड़ जाते हैं। पागल हो गया है क्या, या भांग पी रखी है? होश में नहीं है क्या तू? टमाटर के दाम इतने कैसे बढ़ गए? अरे काकी जी, मैं पूरे होश में हूँ। टमाटर की कमी होने के कारण टमाटर के दाम आज से 200 रुपए किलो हो गए हैं। आपको पूरे मार्केट में इससे कम दाम में कहीं पर भी टमाटर नहीं मिलेंगे। लेना है तो लीजिए, वरना आगे चलते बनिए। लगता है तेरा दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया है। तभी तुझे न पैसे समझ रहे न सब्जी के दाम। चल बहू, कहीं और से खरीदते हैं हम टमाटर। पूरा मार्केट भी घुमाएंगे ना, तो इससे कम दाम में नहीं मिलेंगे आपको टमाटर। मीनाक्षी और कोमल पूरा मार्केट घूमने लगते हैं, पर टमाटर केवल 2 से 3 दुकानों पर ही थे और वहां भी 200 रुपए किलो दाम के ही टमाटर थे। ये देखकर दोनों सास बहू अपने घर चले आते हैं। रात का समय। माँ जी, मेरे मन में ना एक बहुत ही बेहतरीन उपाय आया है। क्यों ना हम टमाटर चोरी करना शुरू कर दें? अरे टमाटर के दाम तो कितने बढ़ गए। सोचिए, अगर हमारे पास कई सारे टमाटर आ गए तो हमारे पास तो पैसा ही पैसा आ जाएगा। अरे हाँ बहू, अभी तो टमाटर की इतनी डिमांड है कि हम जो दाम चाहे उस दाम में टमाटर बेच सकते हैं। तो माँ जी, आज से हमारा मिशन है टमाटर चोरी। सुनिए माँ जी, हमें ना अपना भेष बदल कर जाना होगा। हम आदमी के भेष में बाजार जाएंगे और सब्जी वाले को बेहोश करके उसके टमाटर चोरी करके अपने घर ले आएंगे। अगर किसी ने हमें टमाटर चोरी करते देख भी लिया तो कौन सा कोई हमें पहचान पाएगा, क्योंकि हमारा तो अवतार ही बदला हुआ रहेगा। अपनी बहू की ये बात सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सवेरे हरीश नीलेश घर से चले जाते हैं और मीनाक्षी कोमल कोमल के कमरे से बाहर आते हैं। दोनों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ और दोनों ने आदमी के कपड़े पहन रखे थे। वो कहीं से कहीं तक भी महिलाएं नहीं लग रही थीं। दोनों ने सर पर कैप पहन रखी थी, जिसकी वजह से कोमल मीनाक्षी के सर के लंबे बाल पूरी तरह से छुप चुके थे। ओहो, क्या हाल है भाई? क्या बात है, तू तो एकदम आदमी लग रहा है। आदमी हूं तो आदमी लगूंगा ना। अब हमें कोई पहचान नहीं पाएगा बहू। बेहोशी की दवाई ले ली है ना? हाँ ले लिए माँ जी। चलिए अब मिशन शुरू करते हैं। दोनों सास बहू आदमी के अवतार में गांव में आते हैं और उसी कमलेश सब्जी वाले के पास जाते हैं। ओ भाई, ये पूरे टमाटर दे दे हमें। पूरे टमाटर? अरे भाई, ये टमाटर 20,000 रुपए के हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, हम कौन सा तुझे पैसे दे रहे हैं? हम तो तुझसे टमाटर मुफ्त में लेने आए हैं। तभी कोमल कमलेश के मुंह पर बेहोशी की दवा फेंक देती है, जिसके बाद कमलेश वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर कोमल कमलेश की जगह दुकान पर जाकर बैठ जाती है। ओ भाई,
तू क्या देख रहा है? चल भर ये सारे टमाटर बोरी में। अभी भरता हूँ। मीनाक्षी फटाफट सारे टमाटर एक बड़ी सी बोरी में भर देती है। आसपास के लोग उन्हें देखकर महिलाएं नहीं आदमी समझ रहे थे और बाकी लोगों को लग रहा था कि कमलेश अपनी दुकान में सो रहा है। तभी दोनों वो बोरी उठाकर वहां से अपने घर चले जाते हैं और सारे टमाटर अपने घर के तहखाने में लाकर रख देते हैं। बहू, तेरा ये उपाय तो एकदम काम कर गया। अरे, हमने इतने सारे टमाटर भी चोरी कर लिए और किसी ने हमें पहचाना भी नहीं। देखिए माँ जी, इसे कहते हैं दिमाग। अगर कल को किसी ने हमें देख भी लिया तो हमारी आदमी की ये शक्लें पूरी दुनिया में किसी की भी नहीं है। पुलिस इन दोनों चेहरों को तलाश करते करते थक जाएगी, पर उन्हें ये चेहरा इस दुनिया में मिलना तो मुश्किल ही है। सुन बहू, इन टमाटरों के बारे में तेरे ससुर जी और नीलेश को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अब हम हर रोज गांव में भेस बदल कर जाएंगे और इसी तरह लोगों को बेहोश करके उनके टमाटर चोरी करके लाएंगे। हाँ। जब हमारे पास कई सारे टमाटर हो जाएंगे ना, तो हम उन टमाटरों को दुगने दाम में बेचेंगे और फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर इसी तरह रोज गांव में भेस बदल कर जाने लगे और लोगों को बेहोश करके उनके टमाटर चोरी करके घर लाने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। कोमल और मीनाक्षी ने आधा तहखाना चोरी किए टमाटरों से भर दिया था। उनके पास कई सारे टमाटर आ चुके थे। अब इस बात की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि दो अजीब से आदमी लोगों को बेहोश करके टमाटर चुरा रहे हैं और पुलिस उन टमाटर चोर को पकड़ने के लिए हर जगह नाकेबंदी कर रही है। एक दिन रात में कोमल और मीनाक्षी टीवी में ये न्यूज देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे बाप रे माँ जी, पुलिस ने तो हमारा नया हुलिया देख लिया है। अब अगर हम भेस बदल कर गाँव में गए तो पुलिस तो हमें एक ही झटके में पकड़ लेगी। हाँ बहू, बात तो सही है, पर तुझे पता है मुझे आज सवेरे ही खबर मिली है। वो अपनी गली का सब्जी वाला हरिया है ना, उसने अपनी दुकान में कई सारे टमाटर लाकर रखे हैं। सुना है उसकी दुकान में ज्यादा लोग भी नहीं आते। हम एक काम करते हैं ना, अपने असली महिला के अवतार में जाकर उस हरिया को उसकी दुकान में बेहोश करके उसके सारे टमाटर चुरा कर अपने घर ले आते हैं और आज के बाद फिर हम कभी टमाटर की चोरी नहीं करेंगे। ठीक? ठीक है माँ जी, बस ये आखिरी बार। अगले दिन दोनों अपने असली अवतार में उस हरिया की दुकान के पास जाते हैं। उस दुकान में हरिया की बजाय कोई और अनजान आदमी बैठा हुआ था। माँ जी, यहाँ तो कोई और आदमी है। हमें उससे क्या, बस हमें टमाटर चुराने हैं। दोनों मिलकर उस अनजान आदमी को बातों में बहलाने लगते हैं। उतने में कोमल उस आदमी के मुंह पर बेहोशी की दवा फेंकती है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। तभी दोनों सास बहू वो सारे टमाटर चुराने लगती हैं। उतने में एक लेडी पुलिस ऑफिसर पीछे से आकर कोमल मीनाक्षी को टमाटर चोरी करते पकड़ लेती है। अच्छा, तो वो तुम दोनों हो जो गांव में वेश बदलकर टमाटर चोरी कर रहे थे। अब आए तुम दोनों कानून के हाथ में। उसके बाद पुलिस मीनाक्षी और कोमल को टमाटर चोरी करने के जुर्म में हवालात में डाल देती है और उनके घर पर छापा मारकर 100 किलो टमाटर चोरी किए प्राप्त करती है। इतनी बड़ी चोरी करने के जुर्म में मीनाक्षी और कोमल को 1-1 साल की सजा होती है। ये देखकर दोनों के पति उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। बहू, ये कैसा उपाय था तेरा? तेरे उपाय ने तो हमें हवालात में कैद करवा दिया। माँ जी, आप ही चोरी चोरी करने में लगे थे। मैंने तो बस आपका साथ दिया था। मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। ना हाथ में टमाटर लगे ना पैसा लगा और 1 साल के लिए हम जेल में आकर बैठ गए। उसके बाद दोनों अपने किए पर खूब रोने लगते हैं। पर अब पछताए क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए कहते हैं, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। गरीब मेहंदी वाली। सोनाली एक मध्यम परिवार से थी। उसके पिताजी ऑफिस में क्लर्क थे और माँ सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा घर की आर्थिक हालत में सहारा देती थी। सोनाली बस कॉलेज जाती थी और पढ़ाई में ध्यान लगाती थी। उसके पिताजी कमलेश पर थोड़ा कर्जा भी था जो उन्हें उतारना था और छोटा भाई चेतन अभी बहुत छोटा था। पूरे परिवार को सोनाली से ही उम्मीदें लगी हुई थी कि वो कुछ बन जाएगी और उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। खूब मेहनत से पढ़ा कर, सबको तुझी से उम्मीदें हैं। हाँ माँ, मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं खूब मेहनत करूंगी और करती भी हूँ। मुझे भी पिताजी का कर्ज उतारने की जल्दी है। मैं भी सबको खुश देखना चाहती हूँ। इतने में ही उसका छोटा भाई चेतन उसके पास आता है। दीदी, जितना आपसे हो रहा है आप कर लो। उसके बाद मैं भी तो बड़ा अफसर बनूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। मुझे नई नई चीजें लेनी है, लेकिन वो मैं जब खुद पैसे कमाऊंगा तब लूंगा। अच्छा, क्या चाहिए मेरे छोटे से भाई को? दीदी, वो मेरा बर्थडे है ना 1 महीने बाद,
मैं अपने लिए एक रिमोट वाली कार लूँगा। अच्छा, और तब तक ये छोटे से 10 साल के साहब बड़े आदमी बन जाएंगे। हाँ देखो, अब बोला तो है भगवान से कि जल्दी बड़ा कर दे, मुझे अपनी रिमोट वाली कार खरीदनी है। ये कहकर वो भाग जाता है, पर सोनाली के मन में ये बात घर कर जाती है कि उसके छोटे भाई को एक कार चाहिए और वो भी नहीं ले सकते। सोनाली मन ही मन, भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं अपने भाई के लिए कार खरीद सकूं। बस वो सोचते सोचते अपनी पढ़ाई में लग जाती है। तभी कांता आती है और कहती है कि पास वाले घर से उसे मेहंदी लगाने के लिए बुला रहे हैं। अरे सुन सोनाली, देख तू मेहंदी अच्छी लगाती है, ऐसा करना जो भी मेहंदी लगवाए उससे पैसे ले लेना। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो, आस पड़ोस का मामला है, अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर वो मेहंदी लगाने चली जाती है। वहां उसकी मेहंदी की बहुत तारीफ होती है। अरे सोनाली, तुम तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती हो, बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू। क्या बात है भाई, कौन है ये मेहंदी वाली, बड़ी तारीफ हो रही है इसकी, जरा हमें भी तो मिलवाओ, कितने पैसे लेती है एक हाथ के। सोनाली ने जब ये सुना तो उसको काफी खराब लगा। वो कोई मेहंदी वाली नहीं थी, वो तो कमला चाची के यहाँ आस पड़ोस के रिश्ते से आई थी। अरे वाह, सच में काफी सुंदर है भाई, इसका तो एक हाथ का 1,000 से कम तो क्या ही लेती होगी ये। एक हाथ के 1,000 रुपए सुनकर सोनाली को जैसे अपने घर की जरूरतें सामने दिखने लगती हैं। उसे अपने भाई की कार याद आती है। सोनाली मन ही मन, अगर 5-6 को भी मेहंदी लगा दी, आराम से 7-8 हजार कमा लूंगी। बस यही बात अब उसके मन में घर कर जाती है। हाँ आंटी, एक हाथ का 1,000 है और दोनों का 1,500। शाम होते होते वो 6,000 जमा कर लेती है। घर आकर वो अपनी माँ को बताती है। क्या, 6,000? सच? अब इससे मैं आराम से अपनी किताबें खरीद सकूंगी। वो जल्दी जल्दी जाती है और अपने लिए किताबें ले आती है, और उसे याद होता है कि उसे अपने छोटे भाई के लिए कार खरीदनी है। वो भी खरीद लेती है और उसका बर्थडे आने से पहले ही उसे दे देती है। वो भी अपनी दीदी को गले लगा लेता है। कुछ ही समय में वो 6,000 खत्म हो जाते हैं। इधर उसके पिताजी की तबीयत खराब रहने लगती है। पिताजी, अब आप भी ऑफिस जाना बंद ही कीजिए, आप आराम करिए, मैं और माँ हैं ना संभालने के लिए। वो अपने पिता को कोई परेशानी नहीं बताती है। कांता भी अब सिलाई के लिए ज्यादा कपड़े लेने लगती है, पर जितना भी जुड़ता था दवाई में और भाई की फीस में चला जाता था। सोनाली की पढ़ाई तो छूट ही चुकी थी। सब पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, अब क्या होगा। वो उस समय जो 6,000 मिले थे उसमें, नहीं माँ, उसमें से कहाँ कुछ बचा है, सब खत्म हो गया। अरे हाँ, वो कहाँ बचा होगा अब, मेरा भी ना परेशानी में दिमाग नहीं काम कर रहा। कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं करती हूँ कुछ। तू बुरा न माने तो एक बात कहूँ। नहीं माँ, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी, और शायद आपके बिना कहे मैं समझ भी गई हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। वो सावन चल रहा है और वहां दुकानों के बाहर काफी औरतें आती हैं मेहंदी लगवाने, तो भी। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रही थी। कोई बात नहीं, समय के साथ सब करना पड़ता है। वो फटाफट अपना सारा सामान लेती है और दुकान के बाहर स्टूल लगाकर बैठ जाती है। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, पर मजबूरी थी। घर पर ऐसी गरीबी आ गई थी। वो बहुत अरमानों से बैठी थी कि अगर 6-7 हाथ भी लगा दिए तो एक दिन के 6-7 हजार आराम से आ जाएंगे। इतने में ही एक ग्राहक उसके स्टूल बजाता है। ए लड़की, सुन, कितना लेती है एक हाथ में मेहंदी लगाने का? साहब, वो 1,000 रुपए। हैं? क्या? 1,000 रुपए? दिमाग सही है तेरा? मैं 200 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। वो ग्राहक सोनाली से इतने गंदे तरह से बात कर रहा होता है कि सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी वो खुद को संभालते हुए उससे बात करती है। साहब, 200 नहीं, 500 दे देना। अरे नहीं, 200 लेने हैं तो ले। सोनाली को पैसे की सख्त जरूरत थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो 200 रुपए में ही राजी हो जाती है। अब जो भी उससे मेहंदी लगवाने आता है वो 200 ही देता है। जहां सोनाली ने सोचा था कि 6-7 हजार जमा हो जाएंगे, वहां उसके पास 1,000-1,200 ही जमा होते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ वो पढ़ लिख कर अफसर बनने का सोच रही थी और बस अब एक मेहंदी वाली बनकर रह गई थी। अरे ये क्या, सिर्फ 1,200 रुपए, इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये तो दवाइयों में ही खत्म हो जाएंगे। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, पर अब करूँ क्या, किताबें इतनी महंगी आती हैं, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। अरे अब मैं काफी ठीक हूँ, मेरी दवाइयाँ मत लाया करो अब। अरे पिताजी, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। सोनाली काफी दुखी थी। बस उसकी पहचान अब गरीब मेहंदी वाली हो गई थी। सब उसको मेहंदी वाली के नाम से ही जानते थे। उसकी पढ़ लिख कर कुछ बनने की इच्छा अब खत्म हो गई थी। उसके पास ना ही साधन था और ना ही पैसे।
बस अब वो मेहंदी का ही काम करने लगी थी। एक दिन, अरे तुम तो काफी अच्छी मेहंदी लगाती हो, मेरे पार्लर में काम करोगी? 500 रुपये मिलेंगे। सोनाली 500 सुनते ही हाँ बोल देती है। कांता भी ये सुनकर काफी खुश होती है कि जगह भी अच्छी होगी और पैसा भी। वो वहाँ काम भी चालू कर देती है। वहाँ कभी कभी शादी के लड़के भी मेहंदी लगवाने आ जाते थे। शुरू में उसे बहुत अजीब लगता था, पर फिर उसे आदत हो जाती है। एक दिन एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। साहब, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। अरे इतना क्या बुरा मान रही हो, ये सब तो चलता है। नहीं, नहीं चलता है। सोनाली समझ जाती है कि ये किस टाइप का काम और जगह है। वो ये सब अपनी माँ को बताती है। फौरन काम छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। हमें जितना मिल रहा है उतना ही सही। गरीब हैं पर आत्मसम्मान नहीं खोया है। सोनाली पार्लर का काम छोड़कर वापस वहीं दुकान के बाहर स्टूल लगाकर बैठने लगती है।